अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नेक्स्ट स्पीशीज़ पढ़ेंगे फंजाई की, जो है आपके पास यूस्टिलैगो। आपको स्क्रीन पे क्लासिफिकेशन नज़र आ रही होगी, ठीक है। जो कि आपके पास है किंगडम इसका फंजाई है, फाइलम आपके इसके पास बेसिडियोमाइकोटा है, ठीक है। क्लास इसकी यूस्टिलैगो इन ओमाइसिटीज़, ठीक है। और सब क्लास इसकी यूस्टिलैगो इन ओमाइसिटाइडी, ठीक है। ऑर्डर आपके पास है यूस्टिलैगोनेल्स और फैमिली आपके पास है यूस्टिलैगनेसी। जीनस यूस्टिलैगो है और स्पीशीज़ का जो फुल नेम इसका है वो है यूस्टिलैगो ट्रिटिसाई, ठीक है। बात करते हैं यूस्टिलैगो के बारे में। इसको हम जो है ना लूज स्मट ऑफ वीट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास ना ग्रेन्स नज़र आ रहे होंगे, दो तरह के आपको ऊपर प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे। जब एक साइड पे आप देख सकते हैं जो कि ब्लैक ब्लैक हुए हुए हैं, ठीक है। इसको यूस्टिलैगो ने टैग किया हुआ है। नीचे भी जो आपको बाउल्स में नज़र आ रहे हैं, एक तरफ नॉर्मल है लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये ब्लैक कलर के हुए हुए हैं, ठीक है। ये है लूज स्मट ऑफ वीट। ये जो है ना ये सीड बॉर्न डिजीज़ है, यानी सीड्स में होती है, ठीक है। यूस्टिलैगो जो है वो सीड पे अटैक करता है और उसको इस फॉर्म में चेंज कर देता है। इसके वीट के अलावा किन किन स्पीशीज़ को डैमेज करता है, उसमें आपके पास है बार्ले है, राई है, ठीक है। इन जो स्पीशीज़ हैं इनको भी ये डैमेज करता है, इसके ऊपर भी अटैक करता है। इस ये जो ना कोल्ड और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। यानी अगर इन्वायरमेंट आपके पास कोल्ड और मॉइस्ट है तो ये बहुत इजीली अटैक कर सकता है। यानी अगर आपने बचाना है अपनी जो क्रॉप है तो आपको इन जो इन्वायरमेंट है जो कि आपके फंगस के लिए सूटेबल है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। बात करते हैं इन्फेक्शन की कि इन्फेक्शन कॉज करता है, कैसे कॉज करता है आपके पास। सबसे पहले जो है जो इसका जो इन्फेक्शन का वो मोड है वो है एम्ब्रियो मोड इन्फेक्शन। यानी ये क्या करता है, सीड में जाता है, सीड में जो आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसको जाके क्या करता है, अटैक करता है। और एक्टिव किस टाइम पे होता है, जब वो सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। लेकिन इसको आप अफेक्टेड सीड में इसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। हेल्दी वन और अफेक्टेड वन जो है ना उनमें से एक दूसरे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि जर्मिनेशन के बाद अपना जो बिहेवियर है वो शो करता है। तो इसलिए अगर आपके पास सीड्स पड़े हों और आपसे कोई कहे कि ये इसमें से यूरिस्टिलैगो अटैक यानी फंगस अटैक किस पे हुआ और किस पे नहीं हुआ, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप इसको इस चीज़ को प्रूव कर सकें। सिम्टम्स की बात करते हैं, ठीक है। जब एक दफ़ा इसका इमरजेंस हो जाता है तो सबसे पहले जो इसका मतलब शो होता है वो है फ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस यानी जो कि फ्लावरिंग पार्ट है। अब वीट का फ्लावरिंग पार्ट कौन सा होता है, वो जो इसका सिट्टा होता है जिसमें वो थोड़े थोड़े आपको नज़र आ रहे होंगे कांटेनुमा, ठीक है। इसमें आपके पास जो ये जो कांटेनुमा होता है इसको हम स्पाइकलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्पाइकलेट्स हैं ये प्रोड्यूस डिफॉर्म फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। यानी जैसी इसकी शेप होनी चाहिए वैसी नहीं होती, बल्कि इसकी शेप ऐसे जैसे आपको इस डायग्राम्स में नज़र आ रही है इस तरह की कुछ शेप होती है इसकी। अच्छा जी, फिर ये जो इन्फ्लोरेसेंस पार्ट है, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्मट्स के साथ स्मट से रिप्लेस हो जाता है। यानी ब्लैक पाउडरी मास से रिप्लेस हो जाता है। यानी जैसे कि आप नीचे वाली डायग्राम में देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या हालत हो गई है आपके स्पाइकलेट्स की। जो अफेक्टेड कार्नल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हेल्दियर वन को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब आपके पास जो नॉर्मल वन है वो आपके आहिस्ता आहिस्ता अफेक्टेड वन में चेंज हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं स्मट स्पोर्स आपको नज़र आ रहे होंगे सीड में, ठीक है। अंदर ये जो सेंटर में डायग्राम है ये आपको जो है ना माइक्रोस्कोपिकली दिखाया गया है, ठीक है। और अगर आप नेकेड आई से देखना चाहें तो भी आपको ये कुछ इस फॉर्म में नज़र आएंगे जैसे कि थर्ड डायग्राम आपको नज़र आ रहे हैं। आप में से वो जो स्टूडेंट जो गांव से आते हैं या जिनके घर में ये चीज़ें आती हैं उन्होंने शायद ही इस चीज़ को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया हो। प्लांट बॉडी की बात करते हैं। प्लांट बॉडी जो माइसीलियम इसका सबसे पहले प्राइमरी माइसीलियम होता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्राइमरी और जो सेकेंडरी माइसीलियम है यही इसकी वेजिटेटिव और जो रिप्रोडक्शन है उसमें भी इनको हेल्प आउट करता है। ये जो है ना आपके पास किस तरह का प्राइमरी माइसीलियम किस तरह का है, मोनोक्रियोटिक है, ठीक है। और जर्मिनेशन पे ये बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक है, जैसे ही जर्मिनेट करता है ये बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस कर देता है। इसकी आईपी किस तरह होती है, सिलेंडर यानी लंबी होती है, ठीक है, पतली लंबी, हाईली सेप्टेटेड होती है और हर किसी में आपके पास एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस यानी एक सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट फेज में चेंज हो जाते हैं जो कि आपकी सेकेंडरी माइसीलियम है। ये किस तरह की होती है, ये आपके पास डाइक्रियोटिक होती है, ठीक है, और प्लाज्मोगैमी से प्रोड्यूस होती है। अब ये प्लाज्मोगैमी के साथ साथ इसमें आपके पास प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, ठीक है, ये जितने भी आपके पास हैं किस में होती है, सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन में होती है, ठीक है।
अब जो आपके पास बात जो की थी हमने कि वो ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ये वाली कौन सी होती है, इसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, एक्सटेंस लाइफ होती है। ये सेपरेटेड होते हैं और इनमें इंट्रासेलुलर बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इंट्रासेलुलर अंदर की तरफ इसमें दो जो है ना न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर सेल के इनर साइड पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। इनमें एबिलिटी होती है कि ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब आपके पास नज़र आएगा प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम का जो सफ़र है वो किस तरह तय होता है। अब देख सकते हैं आपके पास एक पॉजिटिव स्ट्रेन है, नेगेटिव स्ट्रेन है, ठीक है। ये प्राइमरी माइसीलियम बनी है उससे, और वो जो स्ट्रेन है उसने मिलकर आपके पास एक सेकेंडरी माइसीलियम बना दिया, ठीक है। और आप देख सकते हैं एक सेल में आपको दो न्यूक्लियस नज़र आ रहे होंगे, जिसमें n+n जिसके पास से आपको शो कराया गया हुआ, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। यूस्टिलागो जो है ना आपके पास टेलियोस्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसकी कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक होते हैं। ये जो है ना वो डाइक्रियोटिक माइसीलियम पे प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो आपकी जो माइसीलियम थी जो डाइक्रियोटिक है उसके ऊपर ये टेलियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दो लेयर से बने होते हैं, एक आउटर होती है और एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर इसकी पिगमेंटेटेड होती है, यानी कलर्ड होगी, किसी तरह का होगा पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम इसे ऑर्नामेंटल तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप इसको सजाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं घर में, ठीक है। और बाद में जो है ना ये आपके पास बाई न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं जब ये मेच्योरिटी पर आ जाते हैं, ठीक है। और डिप्लॉयड न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं, यानी 2n में चेंज हो जाते हैं। मेथड क्या है डाइक्रियोटाइजेशन के यूस्टिलागो में? सबसे पहले आपके पास है सोमेटोगेमी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपके पास कैपिलेशन होती है बेसिडियस स्फेयर्स की, और फिर आपके पास इन्फेक्शन थ्रेड्स बनते हैं, और एंड पे आपके पास फ्यूजन हो जाती है जेम ट्यूब्स की, ठीक है। ये कुछ प्रोसीजर है, जिसके बाद उसमें डाइक्रियोटाइजेशन का प्रोसीजर होता है आपके पास यूस्टिलागो में, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना ये हम इंशाल्लाह, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंदी है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करना है इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन में, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब मोनोक्रियोटिक से डाइक्रियोटिक फेज़ में चेंज होने के लिए आप देख सकते हैं, ये डायग्राम में आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि किस तरह वो मोनोक्रियोटिक से डाइक्रियोटिक में चेंज हुए हैं, ठीक है। ये इस डायग्राम में आपके पास टेलियोस्पोर्स की जर्मिनेशन दिखाई हुई है, ठीक है। ये आपके पास एबिसीडियम है, उसमें आपके पास टेलियो जो स्पोर टाइप्स हैं वो प्रोडक्शन हो रही है, ये नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले ए जो डायग्राम है, ठीक है, उसके बाद उसमें देख सकते हैं ग्रोथ हुई है, जर्मिनेशन हुई है, आपके पास बेसिडियम बना है, और उसके ऊपर जो है ना थ्रेड्स बने हैं, और वो जो थ्रेड्स हैं उन्होंने आगे इन्फेक्शन कॉज करना है, ठीक है। लूज स्मट ऑफ वीट, ये आपके पास लाइफ साइकिल है कि किस तरह इस जो आपके पास वीट है उसमें स्मट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आपके पास है प्लांट है उसके ऊपर फंगस ने अटैक किया, ठीक है। उसने उसको क्या कर दिया, पाउडरी मैस में चेंज कर दिया। वो जो क्या कहते हैं स्पोर्स हैं वो आपके पास विंड से दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी चले गए हैं। अब उसने हेल्दी प्लांट को भी क्या कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया, और आप अब देख सकते हैं इनसे जो मिलने वाले सीड्स हैं वो किस फॉर्म में आपको मिलेंगे, यानी इन्फेक्टेड जो प्लांट्स हैं वो नेक्स्ट सीज़न में भी आपके पास ग्रो कर सकते हैं, यानी क्योंकि सीड्स ही आपके पास इन्फेक्टेड आई हैं तो आप वही सीड्स आप नेक्स्ट सीज़न में ग्रो करेंगे तो वो भी इन्फेक्टेड ही होगा, ठीक है। ये भी वही लाइफ साइकिल है यूस्टिलागो का। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह ये प्रोसीजर सारा का सारा होता है, ठीक है। तो 3 तरह की फेजेस होती हैं आपके पास, डिप्लो फेज़ है, हैप्लो फेज़ है, और डाइक्रियोटिक फेज़ है, ठीक है। ये जो सारा प्रोसीजर है किस तरह कैरी आउट होता है, सबसे पहले देखते हैं आपके पास प्राइमरी माइसीलियम बना है, उसमें डाइक्रियोटाइजेशन हुई है, डाइक्रियोटाइजेशन के बाद उसने सेकेंडरी माइसीलियम में चेंज हो जाना है। अब उसमें बाय न्यूक्लिएट क्लेमेडोस्पोर्स बने, क्लेमेडोस्पोर्स के बाद उसमें कैरियोगेमी होगी और मिच्योर क्लेमेडोस्पोर बन जाएगा। जैसे ही मेच्योर क्लेमेडोस्पोर बनेगा उसने जर्मिनेशन करनी है और जर्म ट्यूब बनानी है। अब ये डिप्लोफेज से हैप्लोफेज में चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इसमें मियोसिस का प्रोसीजर होगा, ठीक है, उसका नंबर रिड्यूस हो जाएगा, प्रोमाइसिनियम और बेसिडियम बनेगा, फिर आपके पास टेट्रोडोस्पोर, और एंड पे इसने क्या कर देना, इन्फेक्शन कॉज कर देना। ये इन्फेक्शन कॉज हो गया। अब आपके पास ये दोबारा कैसे कैरी आउट होगा, जब इसका नया जो आप सीड लगाएंगे और वो दोबारा से ये प्रोसीजर आपका कैरी करेगा, ठीक है। अगर आप लोगों से वो डायग्राम याद नहीं हो सकती तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कम से कम लाइफ साइकिल की वो याद करें, ठीक है। अगर आप किसी को जो है ना वो डायग्राम्स बनानी नहीं आती या ड्राइंग किसी की अच्छी नहीं है तो कम से कम जब लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो आपको ये डायग्राम्स जो है वो आनी चाहिए। क्लैम्प कनेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ये जो है ना आपके पास एक हुक लाइक कनेक्शन है, यानी आप डायग्राम्स में देख सकते हैं ये आपके पास जो हुक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हुक लाइक कनेक्शन है, और ये स्ट्रक्चर जो है ना हाइफल जो सेल है उसके ऊपर ग्रो करता है। कुछ ही फंजाई में ये जो करेक्टरिस्टिक है वो पाई जाती है। अब
ये करता क्या है कि इसने जो है ना सेगमेंटेड जो आपके सेगमेंट सेप्टाज हैं उसके थ्रू इनकी जो सेपरेशन है उसको इसने इंश्योर करना होता है कि ये वहीं पे जो इसके सेप्टा प्रेजेंट है वहीं पे ये सेपरेट हों, ठीक है। और हर किसी पास अपना अपना डिफरेंट न्यूक्लियस है। यानी अगर आपके पास क्या होता है कि जो सेक्सुअल मेटिंग होती है, दोनों जो है हाइफीज़ हैं वो क्या कहते हैं एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि वो इस चीज़ को इंश्योरिटी इसकी करता है कि वो एक तो आपके पास डिफरेंट सेक्सुअल टाइप्स हों, ठीक है, जो हाइफी कनेक्ट हो रहे हैं, और एग्जैक्टली सेपरेट भी कहाँ पर हों जहाँ पर उसकी सेप्टेशंस हैं, ठीक है। दो तरह की आपके पास स्मर्ट प्रोड्यूस होती है, एक होती है कवर्ड स्मर्ट और एक होती है लूज स्मर्ट। लूज स्मर्ट का थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया भी है। ये दोनों यूस्टिलागो कॉज करते हैं, ठीक है। एक आपके पास जो पैथोजन है कवर्ड स्मर्ट का वो यूस्टिलागो हॉर्डाई है, ठीक है, और लूज स्मर्ट का यूस्टिलागो न्यूडा है। कवर्ड स्मर्ट की आपके पास सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। जो ग्रेन्स है वो जो आपके ईयर्स आपके इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो स्पाइकलेट्स हैं, ठीक है, उसको वो ईयर्स कह रहा है, ठीक है। वो कहता है कि वो आपको बिल्कुल नॉर्मल नज़र आते हैं, लेकिन ग्रेन जो है ना उसको थिन मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, यानी जो आपका अंदर सीड है उसको थिन मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, ठीक है। और ये जो ग्रेन्स हैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक स्पॉट्स की मैसेज से रिप्लेस हो जाता है, यानी आपका ग्रेन नहीं रहता बल्कि वो ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। फिर आप इजीली जो ये मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है और आपकी जो स्पोर्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, और इस तरह ये बिल्कुल जब इस स्टेज पर आते हैं ये तो बिल्कुल जो लूज स्मट है उसकी तरह ये बिल्कुल उसके जैसे ही होते हैं ये, ठीक है। मतलब उनकी तरह के एक्ट करते हैं। उस टाइम पे आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कवर्ड इसलिए इसको कहा गया कि ये मेम्ब्रेन जो उसकी थिन मेम्ब्रेन बनी है ना उसके अंदर ही सारा प्रोसीजर होता है, एंड पे ये रप्चर होती है। इसमें जो ना वो जो ईयर है वो किस तरह होता है, वही रिप्लेस हो जाता है ब्लैक फंगल मास से। यानी आपने देखा होगा पीछे मैंने डायग्राम में दिखाया, देखा है कि वो सिंपली आपको ब्लैक नज़र आ रहा होता है, ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। और वो रिलीज़ होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जो है वो ब्लैक जो ब्लैक कलर का मैस है वो प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह स्प्रेड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यानी ये जो इतनी डिज़ीज़ है, इतनी बड़ी डिज़ीज़ है, आपका इतना जो क्रॉप है उसको क्या कर रही है, स्टेपल क्रॉप्स को आपके डिस्ट्रॉय कर रही है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कुछ प्रोसीजर्स हैं। रॉगिंग है, सीड सिलेक्शन है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, सोलर ट्रीटमेंट है, एनारोबिक सीड ट्रीटमेंट है, यूज़ ऑफ सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स और रेजिस्टेंट वैराइटीज़। अब इनके नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो है रॉगिंग है, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो वीट प्लांट है उसके इन्फेक्टेड ईयर्स के साथ, यानी जो उसमें इन्फेक्शन कॉज हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, अपरूट कर देते हैं, बर्न कर देते हैं और उसकी जगह हम एक हेल्दी प्लांट को ग्रो कर देते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्रॉप है, ठीक है। इसमें आपने ग्रो किया, आपको नज़र आ रहा है कि कोई जो क्या कहते हैं कोई भी प्लांट है वो इन्फेक्टेड हो गया हुआ है, और आपको नज़र आता है जैसे ही मतलब ये वो है, यानी आप बहुत अर्ली बेसिस पे आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर आपके किसी जो जो आपकी क्रॉप है उसमें कोई प्लांट जो है वो इन्फेक्ट कर गया हुआ है, तो आप उसको क्या करें, उसको रिमूव करें, उसे हेल्दी वन से रिप्लेस कर दें, उसी टाइम पे रिमूव कर दें, ठीक है। तो आप इससे बच सकते हैं। सीड सिलेक्शन, यानी आप सीड जब सेलेक्ट करते हैं तो उसी टाइम पे, क्योंकि ये सीड बॉर्न डिजीज़ है, तो आप जब सीड्स लेते हैं उसी टाइम पे आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैंने आपको बताया था ये डिफ़िकल्ट है काफ़ी ज़्यादा, तो यानी आप लैब टेस्टिंग करवाएं, ठीक है, अपनी सीड्स की कि आपके सीड नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। और फिर उसको जो है ना आप जो ना क्या कहते हैं ग्रो करवाएं, तो भी आप इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं। आगे आपके पास है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। इसमें ना हॉट वाटर ट्रीटमेंट आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें आप जो है ना हॉट वाटर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि आप जो है ना कोल्ड वाटर में जो अपने सीड्स हैं उनको सोक करते हैं, यानी उनको डिप कर देते हैं, यानी उनको जैसे भिगोते हैं, ठीक है। यानी आप भिगो देते हैं 26 से 30 डिग्री सेल्सियस पे कोल्ड वाटर में, आपने इसको अपने जो सीड्स हैं उनको भिगोया है, ठीक है। और फिर उसके बाद इस जो वाटर है उसको रिप्लेस कर देते हैं आप हॉट वाटर से, और उसका टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और 10 मिनट्स के लिए उसके ऊपर उसमें आप भिगो देते हैं। देन आप उसको ड्राई करते हैं, ठीक है। उसको आप क्या करते हैं बोने से पहले, ठीक है, आप उसको क्या करते हैं ड्राई करते हैं। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं
उसको आप उसकी जो है ना वो प्लांटेशन कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो माइसीलियम या जो भी फंगल में ग्रो किया हो जाता है उसकी कुछ ना किसी हद तक उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सोलर री ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट है ये आप कैसे कब कर सकते हैं, जब समर होता है। समर में आपको पता है टेम्परेचर 42 से 44 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप ये जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। इसमें अब जो है ना अपने जो सीड्स हैं उसको भिगोते हैं वाटर में, ठीक है। और ये तकरीबन 4 घंटे के लिए करते हैं, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। जब आपके पास जो क्या कहते हैं फुल जो है ना सनलाइट होती है, ठीक, सॉरी, जो आपकी मून लाइट है उसमें आप करते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद आप जो सीड्स हैं, ठीक है, उनको ड्राई करवाते हैं सनलाइट में। यानी आपने क्या करना है, पहले उसको मून लाइट में डिप किया, ठीक है। जब आपके जब 8 AM से 12 PM पे, और उसके बाद आप क्या करते हैं उसको आप जो है सनलाइट में ड्राई करते हैं। यानी जब बिल्कुल दोपहर का टाइम होता है तो तब आपको उसको 4 घंटे के लिए उसको क्या करना होता है, सुखाना होता है, ठीक है। और ये 4 PM तक होता है, 12 से 4, यानी क्योंकि उस टाइम पे आपको पता होगा सब गर्मियों में उस टाइम पे जो सूरज है वो अपने उरूज पर होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जो जर्मिनेटिंग माइसीलियम है वो डोरमेंट हो जाता है, यानी उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। एनारोबिक स्ट्रीट ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है कि आप जो वाटर है उसमें अपने जो सीड्स हैं उनको सोक करते हैं 2 से 4 घंटे के लिए, ठीक है। और इसमें जो टेम्परेचर लेते हैं वो आप 60 से 70 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। फिर इसी तरह मोइस्ट, यानी उसी तरह गीले जो आपके क्या कहते हैं सीड्स हैं उनको आप एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। और तकरीबन ये 65 से 70 आवर्स तक, ये तकरीबन 4-5 दिन का प्रोसीजर है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं उसको ड्राई करते हैं और उसको बोते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, फंगल अटैक से बच सकते हैं। अब ग्रोइंग रेजिस्टेंट वैराइटीज़ कौन सी होती हैं, जिनको हमने क्या किया होता है जेनेटिकली, जिनको हमने चेंज किया हो। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप लोग को पता होगी, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम इसको क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंट कर देते हैं डिफरेंट फंगल से और बैक्टीरियल अटैक से, पेस्ट अटैक से, ठीक है। ये बहुत सारे प्रोसीजर है, एक लंबा टॉपिक है इटसेल्फ खुद ही, ठीक है। लेकिन ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाके इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आप तक के लिए आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है कि हम इसको जेनेटिकली डीएनए लेवल पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जिन चीज़ों को आपके जो फंगस है या जो किसी भी टाइप का पेस्ट है जिसने अटैक करना होता है उसके लिए वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं होती, ठीक है। बल्कि वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुकी होती है, उसके अगेंस्ट एक्शन शो करती है। तो आप इस तरह भी अपनी जो क्रॉप है उसको फंगल अटैक से बचा सकते हैं। ये कुछ वैराइटीज़ उन्होंने बताई हुई हैं। लासानी है 8, आरी 11, बार्स 9, सहर 6, फैसलाबाद 8। ये इस तरह के नाम आप लोगों ने सुने होंगे जो गाँव वगैरह में रहते हैं, ठीक है, जो कि फार्मिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वो लेते होंगे सीड्स तो उनको इनके नाम पता होंगे। अब लासानी 8 जो है ना वो आपके पास स्टेम जो रस्ट है, यानी जो स्टेम को रस्ट लगती है उससे जो है आपके पास रेजिस्टेंट है, इसको रेजिस्टेंट बनाया गया है, ठीक है। उसके पास उसके बाद आपकी जो आ रही है वो वीट डिजीज़ से उसको रेजिस्टेंट बनाया गया। वो बार जो है वो आपके पास इसको भी डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाया गया है। ये रेनफॉल एरियाज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। शहर जो है वो आपको स्ट्रेस रेजिस्टेंट बनाया गया हुआ है इसको, ये स्ट्रेसेस इसको अफेक्ट ना करे। और फैसलाबाद 8 जो है इसको भी येलो रस्ट, लीफ रस्ट, स्मार्ट रस्ट रेजिस्टेंट, ये मतलब जितनी भी चीज़ें हैं इससे रेजिस्टेंट बनाया गया हुआ है, ठीक है। ये एरियाज़ के अकॉर्डिंग होता है क्योंकि हर एरिया में अपनी एक स्पेसिफिक किस्म की डिजीज़ होती है। अच्छा जी, यूजेस ऑफ फंजीसाइड्स, यानी फंजीसाइड यानी वो केमिकल कंपोनेंट जिनको हम फंगस के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम फंजीसाइड्स बोलते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, आप जो है ना बिनोमाइल या आपके पास कार्बोक्सिन्स है ना, ये जो 2 किस्म के, उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। अब इसकी एक क्वांटिटी आप देख सकते हैं, वीटावैक्स 0.2 से 0.25, ठीक है। ये जो है ना आपने लेनी है, इसको आप यूज़ करते हैं फंजीसाइड्स के तौर पे। इसमें इसके अलावा जो फंजीसाइड के तौर पे है ना उसमें जो यूज़ होने वाले हैं वो कुछ नहीं, आपके पास ग्रिवन है, एग्रोसन है, स्पर्जन्स है, ठीक है, सिरिसेंट्स है, फॉर्मलिन और कुछ इसके अलावा फाइन सल्फर। ये बहुत सारे फंजीसाइड्स की क्वालिटीज़ हैं जो कि फार्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, फंगस अटैक से बचाने के लिए। तो आपके पास वाइड वैरायटीज़ के अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वो केमिकल है जिसको आप फंगस अटैक से अपनी क्रॉप को बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंपल ये है, यानी यूज़ ऑफ केमिकल टू प्रोटेक्ट योर क्रॉप फ्रॉम द
फंगस अटैक, ठीक है। तो इसमें इस तरह भी आप अपनी क्रॉप जो है उसको बचा सकते हैं। ये आपके पास लास्ट मेथड है क्रॉप रोटेशन का, ठीक है। यानी अगर एक दफ़ा आपकी जो है ना वो क्रॉप इन्फेक्ट हो गई है, ठीक है, तो अब आप वो क्रॉप नेक्स्ट ईयर ना लगाएं, क्योंकि 100% चांस है कि वो जो क्रॉप है वो इन्फेक्ट होगी। यानी अगर स्मट का रिएक्शन वीट पर होता है तो ये एक दफ़ा वीट इन्फेक्ट हो गई है, अब नेक्स्ट ईयर आप वीट ना लगाएं, सोयाबीन लगा लें, क्योंकि सोयाबीन को स्मट इन्फेक्ट नहीं करती है। इस तरह आप जो है ना एक से दूसरे और दूसरे से तीसरी क्रॉप पे जाएं, यानी एक साल एक क्रॉप, दूसरी साल दूसरी, तीसरी साल तीसरी और चौथे साल चौथी क्रॉप लगाएं। उसके बाद फिर इसको रोटेट कर सकते हैं। एक दफ़ा अगर किसी जगह इन्फेक्शन आ जाए तो आप 4 साल तक, मैक्सिमम 4 साल तक और मिनिमम 2 साल तक वहाँ पर वो क्रॉप दोबारा ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर आप क्रॉप रोटेशन भी करते हैं तो भी आप इसके अटैक से बच सकते हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।